नमस्कार मित्रों। प्रवाह मंथन में एक बार फिर मैं अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष जो पिछला वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने 341 सीटें बीजेपी को दी थी और 391 सीटें एनडीए को दी थी, ये 31 मई को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। देखिए, ये जो हम जो आपको जो सीटों के बारे में बताए, ये कोई मेरा सर्वे नहीं था। ये शुद्ध रूप से मैंने पिछले लोकसभा के जो परिणाम थे, उन वोटों के आधार पे जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभाओं के वोटों के आधार पे, और उसके बाद से जो जातीय समीकरण है और कुछ प्रमुख मुद्दे, सबको मिला जुला करके मैंने आपके सामने जो भी परिणाम हमें समझ में आया वो आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। ये आज के जो सर्वे आजकल जो दिख रहे हैं आपके, वो एक रेंज देते हैं कि 20 से 22 सीट, 30 से 21 सीट। मैंने कोई रेंज नहीं दिया, मैंने एक एक सीट का विवरण आपके सम्मुख रखा है और वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप चाहें तो आप फिर से उसको देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ सीटों को पे खरे न उतरूँ, लेकिन मेरा जो अपना जो एक आधार था, जिन डाटा के आधार पर मैंने उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज मैं कुछ हॉट सीटों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और उसमें से जो प्रमुख सीट है वो राहुल गांधी की दोनों सीटें, एक वायनाड की और एक रायबरेली की। देखिए, वायनाड की जो सीट है लोकसभा की, उसमें मुझे कहीं भी राहुल गांधी को चुनौती मैं नहीं देख रहा हूं, और वो बहुत भारी मतों से वहां विजयी होकर के आएंगे, ऐसे ये वहां के आंकड़े और समीकरण बता रहे हैं। वहां कम से कम 3-4 लाख से वो चुनाव जीते तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं होगा, ऐसा वहां पे लग रहा है। दूसरी सीट जो उनकी रायबरेली की है, तो देखिए, रायबरेली में मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि पिछले बार सोनिया जी, इनकी माता जी जो है, वो 1,67,000 से चुनाव वो जीती थी। अगर इसमें से बसपा का वोट अगर निकाल दिया जाए तो ये जो है वो करीब 1 लाख, वहाँ पर 30% जो है वो दलित मतदाता है, जिसमें कि 1 लाख वोट जो है वो जाटो जो वोट है वो हैं जो है। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो ये मात्र 67,000 पे ये आ जाता है, और 67,000 का मतलब है कि उसमें से 34-35,000 वोट अगर अपनी तरफ कर लीजिए तो ये सीट जो है बीजेपी के लिए बड़ी आसान लग रही थी। लेकिन दरअसल ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही अपने जो उनके विधायक थे रायबरेली से, अदिति सिंह थी जो अखिलेश सिंह की सुपुत्री हैं, उन्होंने दिनेश सिंह के एक तरफ से देखा जाए तो खिलाफत की, और ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे ये वोट जो है काटने का काम किया जो है। साथ में ऊंचाहार से जो प्रत्याशी थे मनोज पांडे, ये बहुत मन से जो है वहाँ पे इस तरह से नहीं लगे कि इस इनको चुनाव जीता ही देना है। लिहाजा कुल मिला जुला करके पार्टी जो है अंदरूनी लड़ाई में रही, और इसका मुझे लगता है कि फायदा जो है राहुल गांधी को वहाँ हमें मिलते दिख रहा है। और यहाँ से भी राहुल गांधी चुनाव अगर जीत के जाएँ तो मुझे कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं मालूम चलेगी जो है। तो मेरे कहने मतलब कि यहाँ भी पलड़ा, रायबरेली में भी वो राहुल का दिनेश सिंह से वो भारी लग रहा है। अमेठी वाले चुनाव पे हम आ जाएं तो अमेठी में जो है बहुत कांटे का संघर्ष था, और स्मृति ईरानी बहुत मेहनत की थी। वहाँ पे लोग बताते हैं कि काम भी बहुत की थी, लेकिन इनके जो जनप्रतिनिधि थे उनके बारे में बड़ी शिकायत थी, और ये शिकायत इस तरह की थी कि वो स्मृति ईरानी तो लोगों की सुनते थे, लेकिन वो जब नहीं रहती थी, जो उनका काम देखते थे, तो इनका बर्ताव बहुत बढ़िया नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ के जो आम जो जनमानस है, जो गरीब, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन लोगों के जो सरकार के द्वारा जो एक लाभार्थी जो एक वर्ग बना था, वो वर्ग इनके साथ खड़े दिखाई दिए और चुनाव में बहुत अच्छा लड़ाई लड़े। और यहाँ जो मुझे लग रहा है पलड़ा जो है वो स्मृति ईरानी का जो है वो भारी लग रहा था। अब एक सीट उधर देख लें हम, महाराष्ट्र में देखिए, बारामती की एक सीट है जो सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटियां हैं, वो लड़ रही हैं, और उधर जो है अजित पवार की पत्नी लड़ रही है। दोनों ही जो है एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। इस
यहाँ की जो सीट है, क्योंकि संगठन का काम जो है वो अजीत पवार जो है वो एनसीपी का पहले से देखते आए हैं, इसलिए संगठन के मामले में बहुत मजबूत हैं। यहाँ जो मुझे लग रहा है बारामती में जो है वो अजीत पवार शरद पवार पे भारी पड़ेंगे और ये सीट जो है वो अजीत पवार के खाते में जो है, यानी कि इंडिया खाते में जाते ही दिख रही है। दूसरी सीट एक और देख लेते हैं, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली का। जब ये टिकट का बंटवारा हुआ था और कन्हैया कुमार को जब टिकट मिला तो मुझे भी लगा कि कन्हैया कुमार बहुत अच्छा वक्ता हैं और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। मनोज तिवारी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया और जब पिछला लोकसभा के जो चुनाव हुए, मैंने जो उसमें आंकड़ा देखे तो कांग्रेस का और आपका दोनों ही वोटों को अगर जोड़ देते हैं तो ये करीब 40% के आसपास ये वोट मिलता है और 53-53.5% जो है वोट जो है उनको मनोज तिवारी को मिला था। एक डिफरेंस मुझे ये दिखाई दिया। दूसरा अच्छा जब दो लोग जब मिलते हैं, दोनों का वोट जो है दो पार्टियों का, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है एक का 20 एक का 25 है तो दोनों मिलकर 45 हो जाए। उसमें से कुछ ना कुछ वोट जो छिटकता है तो वो 40 घट करके निश्चित रूप से वो उससे कुछ कम हुआ होगा। जो तीसरा जो फैक्टर मुझे वहाँ पर ये दिख रहा था कि देखिए कांग्रेस के जो वहाँ की जो लीडरशिप है, जैसे शीला दीक्षित के परिवार की जो उनके बेटे हैं जो है, या और जो कांग्रेसी लोग हैं, कन्हैया कुमार का जो वर्चस्व राहुल गांधी के चलते जो बढ़ा है, ये वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हमें लग रहा है कि कांग्रेस के खुद के लोग ही वहाँ पे उत्तर पूर्वी में कन्हैया कुमार को हराने में लगे होंगे। इसलिए भी ये सीट जो है हमें लगता है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के अगेंस्ट में यहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे और जो वोट उनको वहाँ पे मिल रहा है वो केवल अल्पसंख्यकों का मिल रहा है और एक जो कांग्रेस के जो भाजपा जो विरोधी वोट होता है वो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बसपा का भी बहुत बेस वोट है, करीब 15-16% वोट है। तो उसमें भी वोट का वो हो सकता है कि जो बसपा का जो कैंडिडेट खड़ा है वो उसमें से जो है वो कुछ वोट काट ले। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार जो मुझे पहले लगते थे कि चुनाव वो जीत रहे हैं, यहाँ पे चुनाव जो है वो हारते नजर आ रहे हैं। अब आप आ जाइए कन्नौज वाली सीट पे। देखिए कन्नौज वाली सीट को, कन्नौज में कुल 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में एक है आपका बिधुना, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज और रसूलाबाद। इसमें बिधुना को छोड़ करके पांचों विधानसभा में जब 2022 का चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड की थी और ओवरऑल 1% का अंतर था। सारे अगर विधानसभाओं को वोट जोड़ लीजिए तो 1% वोट जो है वहाँ पे बीजेपी अधिक पाई थी। तो एक तो 2022 का जो आगाज है, क्योंकि 2022 में जो अभी लड़े थे अखिलेश जी, तो उस समय और पार्टियां जैसे ओम प्रकाश जी की पार्टी है या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है, ये सब महान दल है, ये सब जो है पार्टियां मिली हुई थी। और उस समय जब ये स्थिति थी कि कन्नौज में कि पांचों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों के हिसाब से मजबूत थी, तो जब लोकसभा का जो चुनाव होता है तो मोदी के नाम पर तो ऐसे ही कुछ वोट बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कन्नौज वाली सीट जो है यह सीट जो है थोड़ा सा जो है वो अखिलेश के डिसफेवर में है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ देखिए कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2019 का, सपा और बसपा दोनों साथ में लड़े थे, उसके बावजूद भी 13-14 हज़ार वोट से वहाँ पे पाठक जी चुनाव वहाँ से जीत गए थे। तो इस बार बसपा नहीं है, उसके बावजूद भी ये चुनाव जीते, थोड़ा एक कठिन काम ये भी लग रहा है। लेकिन एक बात है, वहाँ पे पाठक जी जो चुनाव लड़े हैं, इनके अपने व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर के ये अक्सर वहाँ पर देखा गया है कि लोग थोड़ा सा इनकी बड़ी बुराई कर रहे थे। अब ये वहाँ के लोगों का अपना मानसिकता हो सकती है कि बहुत कुछ इनको ठीक से न समझ पा रहे हो या जो भी हो, यानी कैंडिडेचर को लेकर के वहाँ के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि दूसरा कोई लड़ता तो चुनाव जो है बड़ी आसानी से जीतता, इस बार ये मुश्किल इनको लग रहा है। तो ये सब सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि कन्नौज की सीट अखिलेश यादव की फंसी हुई सीट है, इसको हम जीत हार के हिसाब से नहीं दे सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें जो है
पलड़ा जो है वो पाठक जी का भारी लग रहा है। परिणाम आने दीजिए, क्या नतीजा आता है अब देखते हैं। जो है मैनपुरी वाली सीट में डिम्पल जी का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। भारी इसलिए लग रहा है कि देखिए, एक तो आप जब मैनपुरी और कन्नौज उस इलाके की जब बात करते हैं ना, तो अखिलेश जी इस बार जो टिकट का जो बंटवारा किए बहुत होशियारी से किए जो है, और अपने परिवार के जो पांचों जो लोग लग रहे हैं उनका बड़ा ख्याल करके इस बार चुनाव में वो उतरे हैं। जो है आप देख लीजिए कि आजमगढ़ में जब ये उतरे धर्मेंद्र यादव, तो वहां पे गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में कर लिए। वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि हम किसी भी तरह से परिवार की जो पांचों सीटें हैं वो जीते हैं। वो वैसे ही देखिए, ये आपके फर्रुखाबाद में जो है वहां पे उन्होंने जो है एक शाक्य उम्मीदवार उतारे जो है, क्योंकि उस एरिया में शाक्य जो उम्मीदवार है इनकी संख्या, शाक्य जो मतदाता इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमेशा ये मैनपुरी में करते क्या है कि लोकसभा में अपने चुनाव लड़ते हैं और जो विधानसभा है या जिले का जो अध्यक्ष वगैरह है ये शाक्य को बना देते हैं। तो वोटों का संतुलन जो है वो जो है वो शाक्य का और यादवों का हमेशा जो है मेल करता है। जो है इसीलिए आप देखिए तो मैनपुरी में सबसे अधिक जो है, अगर हम मतदाता की संख्याओं को देखें तो यादवों की है, उसके बाद शाक्यों की संख्या है। ये दोनों मिलकर करीब करीब 40-42% हो जाती है। उसके बाद जब मुस्लिम वोट जोड़ दीजिए तो इनकी संख्या बहुत हो जाती है। जो है इसीलिए वहाँ पे मैनपुरी में मुझे लग रहा है कि हालांकि इनके खिलाफ में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत मजबूत हैं और वहाँ पे लोग जो है वोट भी देते हुए देखे, लेकिन मुझे मैनपुरी में डिम्पल का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है और इसलिए इस सीट को मैं समाजवादी पार्टी के खाते में रख रहा हूँ। दूसरी सीट है बदायूं की। इनके अपने परिवार शिवपाल यादव के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव एकदम फंसा हुआ है, क्योंकि पिछले बार भी उनकी मौर्य की लड़की लड़ी थी चुनाव, और चुनाव वहाँ से जीती थी बहुत, हालांकि बहुत कम वोटों से जीती थी। लेकिन ये ख्याल है कि पिछले बार सपा बसपा एक साथ में थे। हालांकि ये बात अलग है कि तब जो है शिवपाल और उनके अखिलेश में थोड़ा आपस में ये था, जो है बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, हो सकता उसके चलते भी वोट कटे हों। लेकिन इस बार जो है शाक्य उम्मीदवार वहाँ दे करके भारतीय जनता पार्टी ने ये लड़ाई बहुत ही वो मजबूत कर ली है। और देखा जाए तो इस सीट पे भी, ये सीट जो बदायूं वाली सीट है, ये हमें लगता है कि ये भाजपा के पक्ष में ये जाती हमें दिख रही है। इसके अलावा अक्षय यादव का जो फिरोजाबाद वाली सीट है, उस सीट पर भी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव की अपने जो परिवार की जो 5 सीटें हैं, अगर हम आजमगढ़ को भी जोड़ लिया जाए, आजमगढ़ की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, गुड्डू जमाली को लेकर के अखिलेश यादव एकदम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी वहाँ पे जीत हो जाएगी, जबकि समीकरण कुछ वहाँ पे ऐसे बने हुए हैं कि गुड्डू जमाली 27-28% बसपा का वोट पाते थे। लेकिन ये तब पाते हैं जब ये जो दलित मतदाता वहाँ करीब 25-26% हैं। जब मुस्लिम मतदाता कोई कैंडिडेट जो मजबूत होता है तब तो दलित वोट जो है वो मुस्लिम मतदाता को वोट देते हैं। लेकिन जैसे वो लगता है कि कोई कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं है, तो वहाँ से जो सिर्फ जो उसका जाटो वोट है, जिसको मायावती जो अपने वोट कहते हैं, वो उनकी संख्या वहाँ पर 20-21% है। वही जो है वो हाथी के साथ रह जाते हैं। बाकी जो 5% वोट है, जिसमें कि आपका ये सब पासवान हो गया, धोबी हो गया, दुसाध हो गए, या अन्य जो जातियाँ हैं इस तरह की हैं, इनकी संख्या वहाँ करीब 4-5% है। वो जो है वो वहाँ से निकल करके, और वो जो है वो उसमें 80% लोग वो भाजपा की तरफ जाते हैं, 10-20% जो है वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। तो गुड्डू जमाली के आ जाने से एक नुकसान यही है कि उधर बसपा का वोट जो है वो घट जाएगा, और वो वोट जो है वो निरहुआ के वोट में आकर के जुड़ जाएगा। दूसरा एक है कि 2019 के अगर आंकड़े को देखिए तो उस समय सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के खिलाफ थे। इस बार आ गए हैं तो देखिए राजभरों की संख्या अगर पूरे आजमगढ़ में देखिए तो कोई ऐसा जिला नहीं है जहां इनका 10-15 हज़ार वोट नहीं है। तो अगर पांचों विधानसभाओं को मिला ये ले तो करीब करीब 50,000 वोट हो जाता है। यह जो है वो भरपाई जो है वो गुड्डू जमाली की इधर आ जाने से इसका वोट जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है
कि यहाँ पर जो है वो लड़ाई बहुत टफ है। हालांकि एज जो है वो निरहुआ की तरफ जाता है। ये सीट आजमगढ़ वाली सीट मुझे लगता है कि वो भाजपा के पक्ष में जाएगी। और यहाँ जो जीत और हार का जो अंतर होगा मैं ये भी बता देता हूँ कि 2% से ज़्यादा की होगी। 20,000 से लेकर के और 40,000 के बीच में ये जीत होगी और वो निरहुआ के पक्ष में जाएगा। घोसी वाली सीट के बारे में बहुत चर्चा हो गई है, उसके बारे में मैं फिर चर्चा कोई करने की जरूरत नहीं है। अंततः ये सीट भी वो एनडीए के खाते में जाएगी। गाजीपुर की सीट जो है बहुत ही वो आसान हो गई है, ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाएगी। अब हम चलते हैं बिहार में। बिहार में कुछ सीटें हैं जो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, जैसे कि आपकी जो जहानाबाद वाली सीट है। पिछले बार जहानाबाद में जदयू के जो प्रत्याशी थे वो 1757 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार दोनों ही प्रत्याशी जेडीयू के और उधर आरजेडी के दोनों ही प्रत्याशी जो है उसमें बदले नहीं गए, एक ही है। फर्क ये हुआ कि बसपा से अरुण कुमार लड़ गए हैं और एक आशुतोष शर्मा करके लड़ गए हैं। आशुतोष और अशोक ये दोनों ही वहाँ पे भूमिहार कम्युनिटी के हैं लोग, और वहाँ जो है भूमिहार मतदाता जो है वो जो है बीजेपी जेडीयू को वोट नहीं कर रहा है। और ये लोग बताते हैं वहाँ पे कि बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो अशोक नहीं, अरुण कुमार उनका नाम है, वो बहुत ही एक जाने माने और बहुत प्रतिष्ठित बहुत पुराने नेता हैं और उनका काफ़ी अच्छा समाज में होल्ड भी है, बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। इससे भी जो है वो सारे लोग जो है उनके तरफ जा रहे हैं। तो ये वाली सीट जो जहानाबाद वाली जो सीट है ये मुझे लगता है कि जो पिछले बार जेडीयू के खाते में थी ये जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। वहाँ कुछ रिएक्शन होकर के वोट अगर इधर आ जाए जो दिख नहीं रहा है तभी ये सीट मिलेगी, नहीं तो वरना ये सीट जो है आरजेडी को जाती है। दूसरी सीट बिहार की आप डाले पूर्णिया में। देखिए, जब मैं अपना जो पिछले बार जो मैं वीडियो बनाया हूँ और उसमें मैं इन पूर्णिया वाली जो सीट थी मैंने ये कहते हुए भी कि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है और पप्पू यादव बहुत मजबूत दिख रहे हैं, फिर भी मैंने इस सीट को जो है वो एनडीए के खाते में डाला था। उसके पीछे एक रीज़न बस यही था। देखिए, वहाँ पे बीमा भारती, संतोष और ये पप्पू यादव 3 कैंडिडेट थे। पप्पू यादव तो बहुत दिनों तक ये थे कि अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, वो सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी ने इनकी बात नहीं मानी और वहाँ पे बीमा भारती को, जो पहले जेडीयू में थी वो आई थी, उनको टिकट दे दिया और उनको मैदान में उतार दिया। ये हुआ यहाँ पे ये है कि बीमा भारती एकदम शून्य हो गई है और पप्पू यादव और संतोष के बीच में एकदम लड़ाई हो गई है। तो पप्पू के साथ जो उनकी अपनी बिरादरी और जो मुस्लिम, चूँकि मुस्लिम वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और तो यही मतदाता उसके साथ है। ये भी जो पूर्णिया की जो सीट है बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन हमें लगता है कि ये सीट जिससे पिछले बार जो जेडीयू के पास गई थी ये भी सीट इस साल भी जेडीयू में चली जाएगी। हालांकि ये जो है परिणाम बहुत कांटे का है, ये किसी के साथ जा सकता है, लेकिन चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है उसमें एक लहर जो ये मोदी जो फैक्टर काम कर रहा है उसको मैं इसमें प्रभावी मान रहा हूँ और इसलिए इस सीट को मैं उधर दे रहा हूँ, वरना सीट एकदम कांटे की बराबर की है। जो एक और सीट कटिहार की सीट है। कटिहार में दोनों ही प्रत्याशी जो जेडीयू के थे और ये कांग्रेस के, दोनों ही प्रत्याशी पिछले बार जो लड़े थे वही इस बार लड़े हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जेडीयू के जो गोस्वामी हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र में बराबर रहते हैं जो है, और तारिक साहब के बारे में कहा जाता है कि ये जब चुनाव आता है तो ये आते हैं। ये 2 फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। और कटिहार में वैसे ही फिर चुनाव हो जाता है, यहाँ पे बहुत पोलराइजेशन का मामला हो जाता है, हिंदू मुसलमान करके हो जाता है। और जब भी ये पोलराइजेशन वाला जब मामला होता है तो इसमें जो है वो जेडीयू का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। इसलिए इस कटिहार वाली सीट को जो पहले जिस तरह से गई थी उसी अनुमान पे मैंने इसको दिया है। हालांकि जितने भी सर्वे हैं वो सारे सर्वे जो है वो कटिहार वाली सीट और ये पूर्णिया वाली सीट को वो इंडिया वाले खाते में डाले हैं। तो ये दोनों ये जो है इसीलिए फ़र्क आ रहा है हमारे सीटों को देने में और जो सर्वे में सीट आई हैं उसमें देने में। एक सीट और भी किशनगंज वाली सीट पे तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी है। जो है वहाँ पे एआईएम का प्रत्याशी बहुत मजबूत जब हो जाएगा
तभी जेडीयू की वहाँ पर सीट निकलेगी, वरना वो सीट कांग्रेस की सीट वहाँ पर जाएगी। अररिया वाली जो सीट है वहाँ पर फिर एक बार प्रदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ एकदम देखा जाए तो मामला पोलराइजेशन का है, और ये सीट किसी के भी खाते में जा सकती है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता हूँ कि जेडीयू के पक्ष में जाएगा या इंडिया के पक्ष में जाएगी, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि लाभार्थी और जो मोदी की जो एक अपनी लहर है, योजनाएं हैं, महिलाओं का उनके प्रति जो आकर्षण है, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों का, इसको देखते हुए इस सीट को भी मैं उन्हीं खाते में जाता हूँ। एक सीट जो वैशाली, जो बहुत चर्चा में है, मुन्ना शुक्ला बाहुबली वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वीणा देवी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। वो भी सीट जो है वो बहुत ही एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस सीट को भी कुछ लोग जो है वो इंडिया के खाते में डाले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ के जो जातीय जो समीकरण है, और जो एक एनडीए का जो वोट अगर आप देखिए तो इंडिया और एनडीए की एन ब्लॉक में वोटों में बहुत ज़्यादा का अंतर है जो है। उस हिसाब से भी हमें लग रहा है कि जो कमज़ोर जो जातियां हैं वो नीतीश के साथ आने से ये सीट भी वो चुनाव में जीत जाएगी। एक सीट है आपकी पाटलिपुत्र की। देखिए अंतिम चरण में वहाँ पे वोटिंग हुई है, और बहुत कांटे की लड़ाई है। 2 बार से हुए रामकृपाल जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार 35-36 हज़ार से चुनाव जीते थे। इस बार जो वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं वो अभी देखिए, कल अभी मालूम चला कि कुछ उनके ऊपर गोलीबारी और फायरिंग भी हो गई, यानी कि प्रतिस्पर्धा बहुत व्यक्तिगत लेवल पे हो गया है। तो ये इसको रामकृपाल वाली सीट भी बहुत एक तरह से वो हार्ड सीट बनी हुई है। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना जो है वो बहुत ही वहाँ पे मुश्किल लग रहा है। तो मित्रों, ये सब सीटें ये मैं आपके समक्ष रखा हूँ, और ये मुझे लगा कि एक बार इसकी चर्चा हो जाए। और मैं एक बार फिर बता दूं कि जो भी मैंने पिछले वीडियो में, जिसमें कि मैंने 341 सीटें भाजपा को, 391 सीटें वो एनडीए को दिया है, उसमें मैंने हर एक सीट को आंकड़ों के आधार पे और अभी जो कैंडिडेटर है उसके आधार पे मैंने ये अपना निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये कोई सर्वे नहीं है। आज हमको 2-3 लोग फ़ोन किए कि और ये पूछे कि भैया आप ये जो आप निकालते हैं ये कहाँ से निकालते हैं, कोई आप कोई संगठन है या कोई टीम है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कोई संगठन नहीं है, कोई सीट नहीं है। मैं एक लोकसभा की सीट को कम से कम 15-15 बार उस पर अपना विधानसभा लोकसभा के डाटा और जातीय समीकरणों को देख करके तब मैं अपना कुछ निर्णय बताया हूँ। और आप जब ये चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो एक सीट का हमारे जो बताए गए सीट पे उसका अध्ययन कीजिएगा। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद कंक्लूड करेंगे कि मोर देन 95% हमारे जो आपको परिणाम हम दिए हैं उस पर खरे उतरेंगे। तो मित्रों, ये मेरा कुछ लगा कि कुछ जो हार्ड सीटें हैं उस पर मैं आपसे जिक्र करूं, तो जिक्र किया। और आगे के जो वीडियो होंगे ये बताने के लिए होंगे कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी को समझने में विपक्ष गलती किया, इस पर मैं अगला वीडियो आपके समक्ष रखूँगा। तो तब तक याद दीजिए। नमस्कार।